नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मॉर्निंग वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। योगी सरकार में यूपी में औद्योगिक क्रांति, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति, लखनऊ को आज मिलेगी बड़ी औद्योगिक सौगात। सीएम योगी राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अशोक लेलैंड का प्लांट तैयार, आज उद्घाटन। हिंदुजा ग्रुप का ईवी प्लांट लखनऊ में तैयार हो गया है। यूपी में निवेश को नई रफ्तार मिली है, तो वहीं लखनऊ अब इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बन जाएगा। योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। इसी कड़ी में आज लखनऊ को बड़ी औद्योगिक सौगात मिलने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूपी हेड रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज लखनऊ को औद्योगिक के मामले में बड़ी सौगात मिलने जा रही है, तो क्या क्या वो बड़ी सौगातें होने वाली हैं आज? जी, आपने सही फरमाया पुष्पेंद्र। देश की अग्रणी कमर्शियल वाहन बनाती है अशोक लेलैंड उत्तर प्रदेश की राजधानी में ईवी निर्माण पर केंद्रित अपनी नई फैक्ट्री का आज उद्घाटन करेगी। इस मौके पर खासकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और भारी उद्योग के जो मंत्री एसटी कुमारस्वामी के अलावा योगी आदित्यनाथ रहेंगे। ये एक्सटेंशन 1 में कार्यक्रम होगा, जिसमें माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास को नया पंख लगेगा, एक नया उम्मीद जगेगी। क्योंकि हमेशा से उत्तर प्रदेश को माना जाता रहा है पहले कि बीमारू प्रदेश रहा, यहाँ उद्योगपति आने से कतराते थे, क्योंकि तमाम तरीके के चैलेंजेस होते थे, लाइन ऑर्डर के चैलेंजेस होते थे, तमाम तरीके की दुश्वारियां होती है। लेकिन जब से सरकार बनी है, जिसको लोग दावा कर रहे हैं सरकार के लोग डबल इंजन की सरकार, तब से यहाँ पे लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, ग्लोबल समिट हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की यहाँ बुलाया जा रहा है। तमाम तरीके के दावा किया जा रहा है कि हम आपको सारे संसाधन मुहैया कराएंगे और आप लोग आइए निवेश करिए, क्योंकि सबसे निवेश करने का मुफ्त जगह उत्तर प्रदेश है। आबादी के भी लिहाज से यहाँ उपभोक्ता अधिक है। तो आज उसी कड़ी में, उसी क्रम में आज अशोक लेलैंड के ईवी कंपनी का उद्घाटन होगा, जिसमें जैसे मैंने आपको खबर में बताया कि सारे माननीय गण उपस्थित रहेंगे। जी बिल्कुल अजीज, क्योंकि औद्योगिक के मामले में उत्तर प्रदेश की एक अलग पहचान बनने वाली है। दूसरा ये कि प्लांट के शुरू होने से जो युवा हैं, जैसा सुनने में आ रहा है कि उनको भी बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान किया जा सकता है। जी, आपने सही कहा। चूंकि जब फैक्ट्री होगी तो उसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होगी, जिसमें आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक के अलावा तमाम ऐसे भी पोस्ट हैं जहां पे जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, उनको भी इसमें रोजगार मिलेगा। तो माना जा रहा है कि लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से भी जो तादाद होगी हजारों की संख्या में होगी। ठीक है रजनीश, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। ईडी की छापेमारी पर बंगाल में बवाल देखने को मिला है, तो वहीं ममता बनर्जी विरोध में भी मार्च निकालेंगी। ईडी रेड पर बंगाल में बवाल, ममता आज सड़क पर उतरेंगी। ईडी कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी का प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, तो वहीं बंगाल में ईडी छापे से सियासी घमासान भी तेज हो चुका है और ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर अब विरोध प्रदर्शन करेंगी। ईडी की छापेमारी के विरोध में ममता बनर्जी आज मार्च निकालेंगी, तो वहीं विरोध प्रदर्शन भी टीएमसी की तरफ से तेज हो जाएगा। ईडी की छापेमारी को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आज विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। ममता बनर्जी खुद मार्च का नेतृत्व करेंगी और केंद्र के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की सर्दी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। घने कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, तो वहीं सुबह और देर रात को दृश्यता बेहद कम हो रही है।
जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसी बीच शुक्रवार सुबह दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई, जिससे ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप जारी रह सकता है। ठंड के कारण बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं और अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। सर्दी का यह दौर अभी कुछ दिन और परेशान कर सकता है। तो दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश के कारण एक बार फिर ठंड बढ़ने की संभावना है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर भी देखने को मिल रहा है और घने कोहरे से जनजीवन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। शीतलहर और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली में आज सुबह मौसम बदला और हल्की बारिश देखने को मिली, तो वहीं ठंडी हवाएं भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। बारिश से तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। सर्दी के सितम से उत्तर भारत में जनजीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे सर्दी और बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं ठंडी हवाओं से लोगों के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता विपिन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ गाजीपुर में देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से सर्दी का सितम, घने कोहरे का कहर लगातार जारी है, क्या कुछ पारे में गिरावट देखने को मिल रही है? जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं फिलहाल लोगों को प्रदान की जा रही हैं? क्या कुछ गाइडलाइन तैयार की गई है? सही कहा आपने पुष्पेंद्र जी, पछुआ हवाओं ने काफी परेशान किया है। अगर हम पूर्वांचल के गाजीपुर जिले की बात करें तो मौसम ने ऐसा करवट लिया है कि आम लोगों के जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है और जो गंगा के किनारे के गांव हैं वो सबसे ज्यादा इसके जद में है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है चारे का प्रबंध करना और सुबह सुबह किसान अपने चारे का प्रबंध करता है, मवेशियों को खिलाता है। रैन बसेरे की उचित व्यवस्था की गई है। अगर गाजीपुर के सिटी स्टेशन पर हम जाते हैं तो वहाँ रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, टेलीविजन के स्क्रीन वहाँ पे लगाए गए हैं, अलाव की पूरी व्यवस्था की गई है। और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, बीएससी ने भी ये साफ निर्देश दिया है कि 10 जनवरी तक सरकारी और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। निजी विद्यालयों पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि विद्यालय बंद होने के बाद भी जब सरकारी फरमान होते हैं, उस अधिकारियों के फरमान के बाद भी निजी विद्यालय कहीं कहीं खुले रहते हैं, तो ये अनियमितताएं भी हैं। अतः ये बड़ा संकेत भी दिया है बीएससी ने कि अगर ऐसा कुछ सुनने में आया तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ठंड के इस गलन से मैं कहूँ पूरे तरीके से पूरा जीवन लोगों का प्रभावित हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या होती है ठंड में, अगर हम गाजीपुर जनपद की बात करें तो इधर के पूर्वांचल के जो भी जिले हैं वो सभी इसकी जद में है, प्रभावित है। और जब ये हवाएं बह रही हैं, ये सर्द हवाएं बह रही है, उससे मैं कहूँ काफी ज्यादा मैं कहूँ लोग प्रभावित हैं और यहाँ पर जुकाम, सर्दी की समस्याएं सबसे ज्यादा हैं। अस्पतालों में लोग जा रहे हैं, डॉक्टरों ने भी ये साफ संदेश दिया है। मैंने जब रेवतीपुर के डॉक्टर अनिल से बात की तो उन्होंने ये कहा, डॉक्टर मनीष जी से बात की तो डॉक्टर मनीष ने ये कहा कि आप ठंड में ना निकले, जो कुछ रूटीन है उस रूटीन पर ही आप बाहर जाएं। पूरी तरीके से मैं कहूँ धुंध ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगाई है। और मैंने यातायात प्रभारी मनीष त्रिपाठी से बात की कि रूटीन चेकअप के साथ ही ये गहनता से लोगों को बताया भी जा रहा है कि आप ना निकलें और रफ्तार पर ब्रेक निकली है। पुलिस महकमा भी लोगों की मदद कर रहा है। उच्च अधिकारियों ने पूरे तरीके से मैं कहूँ अलर्ट मूड पर हैं और इस समय मैं कहूँ डबल इंजन की सरकार ने भी पूरी व्यवस्था की है। लेकिन ठंड अभी कितना लोगों को रुलाएगी ये निश्चित ही बड़ी समस्या बिल्कुल है। सुशील, और उत्तर भारत में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों के जीवन पर तो असर पड़ ही रहा है। दूसरा, जिस तरीके से योगी सरकार लगातार रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था के बारे में लगातार बात कर रही थी, तो गाजीपुर में ये व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं या नहीं? जी
सही कहा आपने। अगर हम गाजीपुर जनपद के विभिन्न चौराहों की बात करें तो वहां पर आपको अलाव दिख जाएंगे। गांव में भी आपको अलाव दिखेंगे। कुछ समाज सेवी हैं जो कि अलाव का प्रबंध कर रहे हैं, जिसमें कि धनंजय सिंह उर्फ बच्चा सिंह या बहुत सारे ऐसे समाज सेवी की फेरिस्त है जो कि ये महामानव का अवतार हम कहें वो पूरी मदद करते हैं। और गाजीपुर जनपद के विभिन्न जगहों पे अलावी एक ऐसा पुष्पेंद्र जी है जो कि आप उसके करीब रहते हैं और ठंड में ठिठुरन से निजात पाने के लिए अलाव ही रामबाण है, संजीवनी का काम करता है। तो लोग अलाव से चिपके हुए हैं और लगातार लोगों की मदद मैं कहूँ सरकार भी कर रही है। वो समाज सेवी भी सामने आ रहे हैं, लोगों को चादर दिए जा रहे हैं, लोगों को लकड़ी का उचित प्रबंध किया जा रहा है। और गाजीपुर जनपद के विभिन्न मैं कहूँ जो भी हाईटेक जगह है वहां पर आपको शाम तक अलाव दिख जाएंगे। वहां पर अलाव का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन निश्चित ही ठंड के इस प्रकोप से मैं कहूँ गाजीपुर का पूरा इलाका ठंड की चपेट में है, आगोश में। बिल्कुल सुशील, अभी गाजीपुर में क्या कुछ मौसम बना हुआ है? जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी और दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला कि हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाएं देखने को मिली, जिससे काफी ज्यादा सर्दी का माहौल और बन गया। गाजीपुर में क्या स्थिति बनी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से अगर आप दिखाना चाहें तो? सही कहा आपने पुष्पेंद्र जी। अगर मैं अपने पीछे आपको दिखा पाऊं तो यहाँ पर भी घना कोहरा आपको दिखेगा और अगर मैं कैमरे से आपको दिखा पाऊं तो यहाँ पर भी देखें ये जो भी पेड़ है वो अभी हिल रहे हैं। पछुआ हवाएं लगातार चल रही हैं और 24 घंटे पछुआ हवाओं ने पूरे तरीके से काफी ठंड है। और छोटे बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जो बच्चे बाहर निकलते हैं किसानों के लिए। मैं कहूँ पीछे आप मेरे कैमरे से जो इंडिया वॉइस इस खबर पर जो दिखा रहा है, पीछे मैं कहूँ घना कोहरा छाया हुआ है। और अगर हम ग्रामीणांचल की बात करें तो इधर के गंगा के किनारे के गांव सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेके अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं, ठंड और ठंड का सितम लगातार जारी है। बिल्कुल सुशील, आपने कहा जो गंगा के किनारे गांव हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित है, तो क्या उनके लिए कुछ अलग से सुविधा की जा रही है? क्योंकि गंगा किनारे होने के कारण वहां पर तो पहले से ही पारा भी ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कोहरे का असर है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगा। सही कहा आपने पुष्पेंद्र जी। जो गंगा के किनारे के एक गांव है जो गंगा के एकदम गोद में है, माँ गंगा के, जैसे हम जब बाढ़ में हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, इंडिया वॉइस की टीम जाती है, तो जैसे ही मैं कहूँ घना कोहरा जैसे ही छाता है पूरा गांव उस आगोश में आ जाता है। वहां पर सबसे पहले लकड़ी का प्रबंध करना, लकड़ी को पहुंचाना। और मैं कहूँ मैंने पहले भी आपको बताया कि समाज सेवी से लेकर सरकारी महकमा भी लगा हुआ है, क्योंकि वहां पर जो गरीब लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए अलाव का प्रबंध करना, पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करना, ये एक बड़ा विषय है और ये चैलेंजिंग भी है। लेकिन लगातार इस पर काम हो रहा है। और निश्चित ही अभी अगर हम कोहरे की बात करें तो मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि अभी एक हफ्ते तक लगातार इसी तरीके से कोहरे की चपेट में मैं कहूँ पूरा इलाका रहेगा। और ये मौसम ने जो करवट ली है, मैं कहूँ इसमें पछुआ हवाओं ने पूरी तरीके से लोगों को परेशान सा कर दिया है। और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव इधर गंगा के किनारे के प्रभावित हैं। ठीक है सुशील, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश भी देखने को मिली और सर्दी से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो वहीं घने कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुबह और देर रात को दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी असर देखने को मिला है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बनारस से हमारे साथ विजेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बनारस में क्या कुछ स्थिति देखने को मिली है? क्योंकि वहां पर तो लोग बनारस में दर्शन करने भी पहुंचते होंगे, तो सर्दी का जो सितम है क्या कुछ देखने को मिल रहा है? फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज थोड़ी सी मौसम ने राहत दी है। हालांकि कोहरा नहीं है लेकिन गलन अभी भी बरकरार है। कल की बात कर लें तो कल जो 6 फ्लाइट्स थी उन्हें कैंसिल करना पड़ा और 10 फ्लाइट्स को जो है वो रद्द करना पड़ा। फिलहाल आज जो है पछुआ हवा जो बह रही है करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है और जो टेम्परेचर है 8 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है, यानी गलन अभी भी बरकरार है। श्रद्धालु जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं वो घाटों पर भी जाते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं। घाटों पर जो है अलाव की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही विश्वनाथ मंदिर में जगह जगह पर रूम हीटर जो हीटर्स होते हैं वो लगाए गए हैं, ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार से ठंड ना लग सके। तो कुल मिलाकर प्रशासन ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए
जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद रखी हैं, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो अभी भी बनारस को अपनी आगोश में ले रखी हैं। जी कुछ विजन, लोगों को इस सर्दी में किस तरह की मुश्किलों का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो कई तरीके की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं। रैन बसेरे की बात करें, हम अलाव की व्यवस्था की बात करें, इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, क्या कुछ समस्याएं उनको आ रही हैं सामने? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ हो रही है जो जॉब पे जाने वाले लोग हैं, जो नौकरी पे जाने वाले लोग हैं, या जो लोग, कई ऐसे जो लोग हैं वो बनारस के आउटर में रहते हैं और जो दिहाड़ी के लिए वो जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए खड़ी होती है कि वो लोग घरों से सुबह निकल करके, कुछ ऐसे लोग भी हमें सड़कों पर दिख जाते हैं जो साइकिल चला करके 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 20-20 किलोमीटर तक का वो साइकिल से सफर तय करते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही है और गलन जो है वो बढ़ी हुई है। तो ऐसे में लोगों के लिए एक बड़ी समस्या को जो है हवाएं, ये और ये जो सर्दी का जो सितम है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। जी, अभी मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या अभी सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है, या फिर जो आप बता रहे थे कि आज थोड़ी राहत जरूर देखने को मिल रही है और जनवरी का महीना है तो सीधी सी बात है कि थोड़ा जो सर्दी का आलम है वो जरूर और ज्यादा देखने को मिलेगा? मौसम विभाग क्या कुछ कहता है? ठीक है, मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अभी लोगों को इससे निजात नहीं मिलने वाली है। जो खिचड़ी का जो समय होता है उस समय तक जो है जो मौसम है इसी तरह से बना रहेगा। यानी कि अगर हम बात कर ले मौसम विभाग की, तो जो लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है वो है 15 तारीख, यानी 15 जनवरी के बाद हल्की राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से सर्द हवाएं बह रही हैं, जो घना कोहरा रह रहा है, एक दिन अगर आप बात कर ले तो सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है इस मौसम से छुटकारा पाने के लिए। कुछ बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि अगर दिन की बात करें तो दिन में सामान्य दिन रहता है, लेकिन सुबह और शाम के समय में दृश्यता भी थोड़ी कम हो जाती है। तो क्या कुछ बनारस में देखने को मिल रहा है? यातायात की अगर हम बात करें, जो गाड़ियां हैं उनकी भी रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो चुकी है। यातायात की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, जो यहाँ का यातायात विभाग है उसने साफ तौर पे कह रखा है कि अगर कोहरे की स्थिति सामान्य से अधिक हो, यानी कि जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाए, तो आप अपने वाहन सड़क के किनारे खड़ा, हैजार्ड लाइट जला करके खड़ा कर ले। ऐसे कोहरे में आप चलने की कोशिश न करें। हम पिछले शाम की बात कर रहे हैं या देर रात की बात कर ले तो कोहरा काफी घना था और विजिबिलिटी 0 के बराबर थी। लेकिन आज जब सुबह हुई है तो कोहरा छट चुका था। तो ऐसे में जो ट्रैफिक विभाग है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर बहुत ज्यादा कोहरा हो तो आप निकलने से बचें, और अगर आप निकल चुके हैं, अगर रास्ते में फंसे हुए, तो अपने वाहन को साइड कर लें, हैजार्ड लाइट का उपयोग करें। और इसके साथ ही जो ट्रैफिक विभाग की जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो लगातार सड़कों पर, या नेशनल हाईवे की बात कर ले, जो नेशनल हाईवे के जो कर्मचारी हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो है स्थितियों पर नजर बनाए रखे हैं। ठीक है विजेंद्र, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में ये सितम देखने को मिल रहा है और आम लोगों के जीवन पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सर्दी का कहर और ज़्यादा बढ़ चुका है और आम जनजीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं छोटे बच्चे और बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। तो बीएसए और जिलाधिकारी के आदेश पर कई जिलों में 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन ठंड का प्रकोप अभी जारी रहेगा मौसम विभाग के अनुसार। तो दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश से ठंड और बढ़ चुकी है। तो झांसी से हमारे संवाददाता शेख गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख गुल मोहम्मद, क्या कुछ झांसी में देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिली, ठंडी हवाएं देखने को मिली। झांसी में क्या कुछ सर्दी का आलम है? जी, आपको बता दूं, झांसी में इस समय बहुत ही कड़ाके की और गलन वाली ठंड पड़ रही है। झांसी की बात की जाए तो गुरुवार को यहाँ का न्यूनतम जो तापमान था वो 4 डिग्री सेल्सियस पाया गया और जो अधिकतम था वो 14 डिग्री था।
इस संबंध में जब मौसम वैज्ञानिक आदित्य कुमार सिंह से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आने वाली 14 जनवरी तक लगातार जो तापमान में है वो गिरावट देखी जाएगी और 3.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाने का अनुमान उन्होंने जताया है। वहीं कोहरा इतना ज्यादा है कि जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य है। और वहीं जिला प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है सर्दी को लेकर, और जो सरकार की तरफ से बच्चों के लिए 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। बहुत ही कड़ाके की और गलन वाली ठंड यहाँ देखने को मिल रही है इस बार। बिल्कुल सेगुल, और अगर हम आम लोगों के जीवन की बात करें तो उनके जीवन पर किस तरह का असर इस सर्दी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था तो सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है, और उस व्यवस्था में क्या किसी तरह की कोई खामियां देखने को मिल रही हैं झांसी के अंदर, या फिर सब कुछ अच्छे से चल रहा है? जो बाहरी लोग हैं उनको रैन बसेरे में भी जगह मिल रही है और जो अलाव की व्यवस्था है वो भी आम लोगों को काफी अच्छे से मिल रही है। जी, आपको बता दूं कि अलाव की व्यवस्था की बात जाए तो इस समय झांसी पे हकीकत में देखा जाए तो जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से धड़ाम है। कहीं पर भी अलाव की मुस्तैदी के साथ व्यवस्था नहीं है। झांसी के कुछ गिने चुने 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर लकड़ियां पहुंचाई जा रही हैं। वह लकड़ियां भी रात के समय पहुंचाई जाती है। दिन में इतना घना कोहरा होने के बावजूद लोग ठंड से कुकड़ते हुए नजर आते हैं और मजबूरन कचरा जलाकर उन्हें अपने आप को गर्म हो या तापना पड़ता है। तो इस चीज को लेकर काफी परेशानी झांसी में देखी जा रही है अलाव की। वहीं बात की जाए रेन बसेरों की तो रेन बसेरे जो हैं वो आपके बस स्टैंड और स्टेशन के पास बनाए गए हैं, मगर जो हर साल की तरह जो 20 शहरों में पुलों के नीचे या कहीं पर भी अस्थायी रूप से जो रेन बसेरे बनाए जाते थे, इतनी कड़ाके की और गलन की ठंड होने के बावजूद इस साल वो रेन बसेरे नहीं बनाए गए हैं। तो जो बाहर से सफर करने वाले आ रहे हैं उनको मजबूरन अपनी जो रात है वो ओवर ब्रिज के नीचे या फुटपाथ के किनारे गुजारनी पड़ रही है। वहीं आगे की बात की जाए तो ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो घर पर रहे। और अमूमन देखा जा रहा है अभी झांसी में कि जो सड़कें हैं वो खाली पड़ी हुई है, क्योंकि इतनी गलन वाली ठंड है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आम जीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और इसको और देखा जाए तो जो ठंड पड़ रही है इसके चलते जो हाईवे है, हाईवे पे जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरीके से शून्य हो गई है। और हाईवे के अलावा जो अन्य जानवर हैं जो एकदम अचानक गाड़ियों के सामने आ जा रहे हैं, जिसके चलते कोहरा और जानवर के आने से भी सड़क हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही झांसी में 2 जगह से भीषण सड़क हादसे देखे गए जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ठीक है शेखुल, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो घने कोहरे से जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में बारिश देखने को मिली, जिससे कड़ाके की ठंड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो घने कोहरे से जनजीवन पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से ठंड बढ़ चुकी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।